5 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद भी 2020 दिल्ली फसादात के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर 4 अफराद के खिलाफ सालों से जो मुकदमा ज़ेर इल्तवा थे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन 3 सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बेल देने या नहीं देने के फैसले पर नहीं पहुंच पाई। बुनियादी सवाल ये है कि आखिर उमर खालिद, शर्जील इमाम को जमानत देने में ताखिर क्यों हो रही है और इनका केस क्या है, और यूपीए को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना तबसरा है, खुद बेल को लेकर, जमानत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि बुनियादी हक है। उसके बावजूद जब रिहाई आजादी जब बुनियादी हक है, 5 साल के बावजूद भी इन लोगों को बेल नहीं मिल रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जो पेश हो रहे वकील, वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ये इनका एहतजाज, जो सीए के खिलाफ जो एहतजाज था, एक बड़ी साजिश थी, और जबकि वो एक भी चीज साबित नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ये साजिश थी तो किस तरह से थी। क्या सबसे बड़ा सवाल ये है, ये पार्लियामेंट से कानून के खिलाफ एहतजाज करना क्या जुर्म है? क्या उस बुनियाद पर किसी बड़े झगड़े को, तनाज़ फसादात को जोड़ा जा सकता है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सैयद मुश्तबा साहब हैं, जो मशहूर सहाफ़ी भी है और मास कम्युनिकेशन के उस्ताद भी हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। इससे पहले मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको ये मेरी जो मुश्तबा साहब से खुसूसी गुफ्तगू जो सीरीज है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई और मौजू हो जिस पे हम लोग बात करें, तो आप हमें कमेंट के जरिए हमें आप बता सकते हैं, और हम आपके उस कमेंट को हर हफ्ते जो हमारी गुफ्तगू होती है उसमें शामिल कर सकते हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में एक बार फिर खैर मकदम है, वेलकम है। सर, मेरा सवाल ये है कि शर्जील इमाम और खालिद उमर, गुलफिशा फातिमा, शफीक अहमद और ताहिर खान वगैरह के जो मुकदमात हैं, उनको लेकर जैसे 3 सुनवाई हुई है और कपिल सिब्बल ने जो दलाइल पेश किए हैं, उस पे आपका क्या कहना है? क्या रखते कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है अब तक? जी, मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं आपको और इंसाफ न्यूज को, और अपने सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अपना जो 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 वक्तव्य है या जो मेरी टिप्पणी है, मैं शुरू करता हूं 1948 से। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था 1948 में, और उसका बैकग्राउंड था 1938-39 से लेके 1945 के वर्ल्ड वॉर के हवाले से, जिसमें इंसानी हुकूक के और इंसानी इसके इतना हनन हुआ था वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, कि हिटलर की जो बर्बरियत थी और ये सब थी, तो उसका निचोड़ जो है वो डिक्लेरेशन बना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें एक लाइन में आपको बता देता हूं जो इस केस का निचोड़ है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री, ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री, नो स्टेट, नो जुडिशरी कैन कीप देम इन चेन्स। उनको जंजीरों में कोई भी हुकूमत और कोई भी जुडिशरी, कोई भी अदलिया, उनको हुकूमत में कोई भी अदलिया, कोई भी हुकूमत जो है उनको जंजीर में बांध के नहीं रख सकता। ये 1948 के ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, और उसके अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में 30 क्लॉजेस हैं। ज्यादातर क्लॉजेस हमारे जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए हैं, और जो माहिरीन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, उन्हें तो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक क्लॉज मालूम होगा, हर एक आर्टिकल मालूम होगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ये सारे आर्टिकल जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। और जो भी एक छोटा मोटा भी वकील अगर होगा तो उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में मालूम होगा कि क्या होगा। तो जब मैंने ये 2 बातें आपसे कह दी कि कोई भी अदालत और कोई भी गवर्नमेंट मतलब इंसान को जेल में नहीं रख सकता है, उसका बर्थ राइट है बेल इज अ बर्थ राइट, और अगर एक्सेप्शन अगर कुछ है तो शायद मतलब उसके ऊपर मतलब नजरसानी की जा सकती है। लेकिन अब आ जाइए कि
ये जो 5 लोग हैं जो कि 2020 से लेके अभी तक बंद हैं और जेल में वो हवे खा रहे हैं, और उनके ऊपर क्या इल्जामात हैं, ये इसको समझना होगा। देखिए, मैं दिल्ली में था जब ये सीए का कानून आया था 2019 में, और मैं वही था और पार्लियामेंट के आसपास ही घूम रहा था, और मेरा जो जो जानने वाले थे जो पार्लियामेंट में बोले कि आज तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और अगर ये तो पास हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो वो मैं लेक्चर देने गया था जामिया में, जामिया हमदर्द में, वहां ये बात उठी, लड़कों ने हमसे पूछा, तो उस टाइम मुझे खुद भी नहीं मालूम था। मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है, ये मतलब सीए का कानून जो है ये दूसरे ममालिक के लिए है, वो लोग जो वहां प्रोसिक्यूट हो रहे हैं उनको आ रहे हैं। तो ये बातें मैं कह के वहां से निकल गया, लेकिन मैं नहीं जान रहा था कि ये कवानीन जो है जो लेके आए हैं इसका कितना बड़ा रिस्पॉन्स होगा। और वो रिस्पॉन्स जो है शाहीन बाग में, दिल्ली में जो जो चला पूरा, मतलब जो एजिटेशन चला। तो अब हमारा हम जो केस पे आते हैं कि ये जो 5 लोग हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद और जो इनका नाम लिया आपने, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मतलब कॉम्युनल राइट्स को इन्वेस्टिगेट किया। ये कॉन्स्पिरेटर है, और इन्होंने ही जो है वो कॉम्युनल राइट्स को मतलब बढ़ावा दिया, इसलिए ये देशद्रोही है। और इनके ऊपर यूएपीए का मतलब क्या है पूरा उसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, प्रिवेंशन क्या 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 है, वो इल्जाम लगे हैं इनके ऊपर, जो है वेपन का भी इल्जाम लगा है, और एक आध और इल्जाम लगे हैं जो कि ये कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे जो बात करने की है कि भाई इल्जाम तो आप कुछ भी लगा देंगे, और एक लाइन में और भी बता रहा हूं शुरू में ही, मतलब जो हमारा प्रीफेस है इस पूरे मतलब मुकाले का, वो ये है कि अक्यूज्ड इज इनोसेंट, accused is innocent till he is proven guilty from the court of law। अगर कोर्ट ऑफ लॉ उसको गिल्टी करार कर देगी तब उसको सजा मिल सकती है, लेकिन जब तक वो अक्यूज्ड है तो अक्यूज्ड है, ही इज इनोसेंट। उसके ऊपर कोई इल्जाम जो है वो इनोसेंट है, अगर उसने कत्ल भी कर दिया है तब भी इनोसेंट है, जब तक कि उसको जो 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 अदालत है वो उसको सजा नहीं दे देती है, उसको गिल्टी करार नहीं कर देती। तो इन दोनों, एक तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो बताया मैंने कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड ही कैनॉट बी पुट इन चेन्स बाय द गवर्नमेंट और बाय द कोर्ट। दूसरी बात है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि मतलब जो सीपीआरसी का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि ह्यूमन बीइंग और जो भी इंडिविजुअल जो अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड है, ही इज इनोसेंट, ही इज ओनली अक्यूज्ड, और वो गिल्टी तभी होगा जब उसको कोर्ट सजा देगी, तब वो गिल्टी होगा। तो इन दोनों चीजों को अगर हमारे सामने समझ रहे हैं तब ये केस पे लेके आए। केस इनके ऊपर ये बना था कि ये लोगों ने जो है इंस्टिगेट किया कॉम्युनल राइट्स। अब इसमें जो है मैं अभी जवाब की भी बात करूंगा, उसमें एक बंदा जो है शायद शर्जील इमाम ही है, जो कि कॉम्युनल राइट्स के पहले ही अरेस्ट हो गया था, वो अलग मुकदमा। फरवरी में हुए थे और शर्जील इमाम जनवरी में ही गिरफ्तार हो गए थे, जनवरी के पहले फर्स्ट वीक में हो गए थे, एक महीना पहले ही। जी, वो स्पीच दिया था उन्होंने जिसको भड़काऊ भाषण कहते हैं, उसके तो वो एक अलग मैटर है। जी, उमर खालिद दिल्ली में थे भी नहीं उस दिन, जिस दिन राइट हुआ जिस जमाने में, वो महाराष्ट्र के इलाके में थे। जी, तो मैं यही कह रहा था ना कि ये तो ट्रायल कोर्ट में जब जाएगा तो बात होगी, लेकिन जो मेरा पहला जो सवाल है कि इनको इन सब जुर्मों के, इन सब क्लॉज के ऊपर उनको जो अरेस्ट किया है, तो वो क्यों किया है, नहीं किया है। अब मैं गवर्नमेंट की मजम्मत तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, और लेकिन पुलिस के ऊपर जब तक दबाव नहीं पड़ेगी तब तक वो तो चार्जशीट बनाएगा नहीं। तो खैर इस बात को हम छोड़ देते हैं, ये अदालत तय करेगी कि क्या ये जो इनके ऊपर धारे लगे हैं या इनके ऊपर जो इल्जाम साबित। जी सर, सवाल दो है कि जिस तरह से पूरी दिल्ली फसादात को लेकर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जो जांच चली, उस जांच में ही कई सारी खामियां हैं। जैसे उमर खालिद हैं या शर्जील इमाम के जिस भड़काऊ भाषण का हवाला दिया, उस भाषण को सामने रखा जाए, और जो बीजेपी के जो लीडर है कपिल मिश्रा, उसके भाषण को रखा जाए, सामने रखा जाए, या फिर अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के मिनिस्टर भी थे उस जमाने में, आज अभी मेरे पार्लियामेंट भी हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी तकरीर को रखा जाए,
तो मालूम हुआ कि शर्जील इमाम की तकरीर किसी दर्जे में हेट में नहीं टिकती है। उससे ज्यादा नफरत अंगेज तकरीर कपिल मिश्रा ने किया, धमकी भी दिया कि अगर नहीं होंगे तो मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, और धमकी था। और राइट में और जो फसाद हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा जानी भी माली भी मुसलमानों का ही नुकसान हुआ। तो लेकिन दिल्ली पुलिस ने न अनुराग ठाकुर से न कपिल मिश्रा से अब जाके कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR हुई है। तो एक तो जांच का सवाल है कि जांच किस तरह से चल रहा है, दूसरे के खुद सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट आपने जैसा बतलाया कि बेल जो है लाजमी है, उसमें आप देखेंगे बंजारा सिस्टर को बेल मिल जाता है, जबकि उसी ग्रुप की गुल फातिमा है उनको बेल नहीं मिलता है। तो सवाल ये कि क्या अदालतें जानबूझकर हुकूमत की मंशा, नीयत, पुलिस की बदनीयती, पुलिस की जांच के रवैये को जानने के बावजूद भी अदालत किस तरह से दबाव का शिकार है, या फिर उसका भी अपना एक माइंड सेटअप हो गया कि ये सब चीजें जो है, जो मुजाहरे धरने हुए थे, ये साजिश थी? नहीं, ये तो बिल्कुल साजिश है, इसमें तो कोई शक और शुबे की बात नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने गिरफ्तार किया था तो पहले तो ये जो धारा लगे हैं इसमें गिरफ्तारी नहीं होते, और अगर वो गिरफ्तार हो भी गए हैं तो 5 साल तक जो है उनको जेल में बंद नहीं रख सकते थे। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी अदालत जो है एक इनोसेंट को, वो अभी भी इनोसेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो इनोसेंट है, जब तक उसको प्रूव ना कर दे कोर्ट के अंदर। और जो दलील लेके आए हैं, अब मैं आता हूं। देखिए, इस केस को समझने के लिए 3-4 चीजें को समझना पड़ेगा। मैं केस के ऊपर आ रहा हूं, और जहां तक चार्ज वगैरह जो है वो तो फ्रेम हो गया। एक सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमें मालूम है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से काम करती है और किस तरह से वो वर्क करती है। मेरे आंखों के सामने जो है, उसने कनॉट प्लेस में एक इनकाउंटर कर दिया। एक जो है, एक कार में एक फैमिली आई थी और वो शॉपिंग वगैरह के लिए आई थी। उसको उन्होंने कहा कि आतंकवादी है, कश्मीरी आतंकवादी है, उनको जो है वो इनकाउंटर करके मार दिया सारे लोगों। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी वक्फे के बाद, 2-3 वक्फे के बाद, मैं दिल्ली पुलिस की कारस्तानी बता रहा हूं कि किस मतलब निचले घटिया स्तर की पुलिस है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी शेखी भगाने के लिए कि हमने जो है इतने आतंकवादी, कश्मीरी आतंकवादी को मार दिया। अब उनके जो परिजन थे, जो लोग मरे थे, वो घुस गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे रिश्तेदार थे जिनको इन्होंने मारा, इनका कोई रिश्ता ही नहीं है किसी आतंकवादी से, ये तो एक इनोसेंट लोग थे जो कि कनॉट प्लेस गए थे एक बाजार में अपने सामान लेने के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि दिल्ली पुलिस का क्या स्तर है। अब वो स्तर बताने के बाद मैं ये कहना चाह रहा था कि 4 साल लग गए शर्जील इमाम और ये 5 लोगों के केस को खड़ा करने के लिए। 1200 डॉक्यूमेंट वो जमा किए हैं इनके अगेंस्ट में, 1200, और 900 विटनेसेस को लेके आए हैं जो कि इनके अगेंस्ट में गवाह देंगे। ये सितंबर 2024 में इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। अब सितंबर 2024 से ये ट्रायल केस में चल रहा है। अब ये मतलब तारीख पे तारीख लग रही है। कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छे से बताया है कि 56 तारीख लग चुकी है, इसमें कुछ नहीं हुआ। और वो पूरा मेरा जो लेख है उसमें आप देख लीजिएगा कि कितनी तारीखें लगी हैं इस केस को। और वो सारे केस जो हैं वो वैसे ही के वैसे थे जैसे पहले थे। कभी लाहौर का स्ट्राइक हो गया, तो कभी जो जज है वो ट्रेनिंग में चला गया, और कभी जो है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गया, और एक डेट के बाद जो है 3 महीने के बाद फिर डेट लगेगा। तो पूरे साल में 4 ही डेट लगते हैं या 6 डेट लगते हैं, जो भी कुछ है उसमें। तो इस तरह से जो टाइम जो कट रहा है, वो क्यों कट रहा है? वो तो एक सुप्रीम कोर्ट की वजह से कट रहा है। पुलिस ने इतनी देर क्यों कर दी? इसका कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एक 6 महीने में, साल भर में एक केस को जो है वो ट्रायल में ले आता। अब ये केस जो है सितंबर 2024 से ट्रायल में आया है, और अब जो है वो बातें आ रही हैं कि साहब आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम तो पहले ही से गिरफ्तार हो चुके थे, तो वो उनका राइट से क्या मतलब। दूसरा बात आ रही है कि साहब वो उमर खालिद जो थे वो तो दिल्ली में ही नहीं थे, उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया। तीसरी बात जो आ रही है कि अगर मान लीजिए कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, ये जो 5 लोग हैं, इन्होंने मतलब भाषण दिए भड़काओ, तो नतीजा कॉमन राइट्स का ये हुआ है
कि मेजॉरिटी ऑफ द डेड इज मुस्लिम, जो मरे हैं वो मुसलमान हैं, तो क्या है मुसलमान के को मारने के लिए इन्होंने कम्युनल मतलब भाषण दिए थे क्या? तो ये सब बड़े सारे सवाल हैं। हर सवाल का जवाब जो है वो अदालत में मौजूद है। जो हमारे कपिल सिब्बल साहब हैं, दवे साहब हैं, और वो क्या नाम है उनका, सिंघवी साहब हैं, ये लोग सारे लड़ रहे हैं। और मुझे यही लगता है कि अब ये 900 लोगों को गवाही के डॉक पर लाना पड़ेगा। 900 का मतलब है कि एक आदमी अगर एक दिन अगर गवाही पे आएगा तो 900 दिन लग जाएंगे, या 900 डेज, 365 दिन तो होते ही हैं, तो अब आप जोड़ लीजिए 3 साल तो अभी और चलेगा ये केस। उसमें भी हर दिन और हर दिन अदालत नहीं बैठती है, हर दिन ये डेट सुनवाई नहीं हो। जाहिर है इसका आप सही बोल रहे हैं कि जो 900 गवाह रखे गए हैं, और उसमें से भी कोई भी गवाह ऐसे नहीं जो डायरेक्टली उस आईनी शाहिद हो कि हाँ उसने उमर खालिद को या शर्जील इमाम को या गुलफिश फातिमा को या शफीक को या ताहिर खान को जुर्म करते हुए देखा या साजिश करते हुए देखा है। वो सुनी सुनाई बात पे सब ये शाहिद है। तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन सर अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो 3-4 सुनवाई हुई है, उन सुनवाई का क्या रुख है? क्या उम्मीद है कि अदालत जो है बेल दे देगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा? जी, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि देखिए पार्लियामेंट और जो हमारे पॉलिटिशियन और जो लोग हैं, उनके तो अपने मकासद होते हैं, वो अपनी वजह से जो है वो करते हैं। और जो लोग एग्रीव्ड हैं, जो के मतलब जिनके ऊपर ये गिरा है, तो वो तो अदालत ही जाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ तो हमें ये लास्ट मतलब समझ लीजिए कि उसके बाद तो जनता की अदालत तो खत्म हो जाती है। अब तो फिर ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हीं की अदालत है, जिसके लिए जो है लोग दुआ करें, या तो दवा तो यही मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग तो यही मतलब आसरा लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये केस चलता रहे, 3 साल चले, 5 साल चले, लेकिन ये जो यूथ है, मैंने अभी आर्टिकल में यही लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बेल नहीं देगी तो वो इंसानी हुकूक का हनन कर रही है, उनकी जवानी को ले रही है, उनकी जवानी के ऊपर जो है वो हो जाएगा। अब वो 50 साल के बाद वो निकल के आएंगे तो किस मकसद के लिए रहेंगे? वो एक जवान लोग हैं जो कि अभी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, 5 साल तो उनका वक्फा ले ही लिया आपने देखा होगा कि कितने। अब ये आपके माध्यम से मैं बता दूं कि 2021 का एक रिपोर्ट है जो आप जाके देख लीजिए, मतलब सब जगह, कि हिंदुस्तान के अंदर जो जेलों में लोग बंद हैं उसमें 30% से ऊपर मुसलमान हैं, जबकि भारत में उनकी संख्या सिर्फ 14 पॉइंट समथिंग है। मतलब अगर आप 15% भी रख लें तो 30% से जेलों में 30% से हिंदुस्तान के जेलों में मुसलमानों की संख्या है। इसके ऊपर किसी का कोई जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट और कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी जो कानूनी लोग हैं, कितने लोग क्यों बंद हैं? और अभी भी एक आया है कि 71% जो लोग जेल में बंद हैं, जो भी जेल में बंद है, वो अभी उनका ट्रायल ही नहीं पूरा हुआ है, वो सिर्फ अक्यूज्ड हैं, उनके ऊपर चार्ज ही नहीं साबित हुई है। तो ये तो हालत है जुडिशरी की हमारी। और मैंने अभी लिखा भी है कि क्या जुडिशरी मुसलमानों को प्रोसिक्यूट करने के लिए बनाई गई है क्या, या बिक गई है क्या? वो भाई गवर्नमेंट तो प्रोसिक्यूट कर ही रही है, हिंदुत्व प्रोसिक्यूट कर रहा है, अब ये जुडिशरी भी प्रोसिक्यूट करेगी क्या? क्या मकसद है? जी आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं बड़े सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए क्योंकि इतनी 3-4 दिन की सुनवाई के बाद भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही, जबकि 5 साल का अरसा बीत चुका है। ज्यादातर लोग और ज्यादातर नौजवान हैं, और ये कहा भी जाता है कि अदालत का जो पक्ष रुख होता है, आमतौर पर पल्ला होता है, वो मुजरिमीन की तरफ होता है और उसको इंसाफ देने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर मामला बरक्स नजर आ रहा है, और ये बात सच है कि भारत की अदालत ही, दुनिया की जो जितनी अदालतें हैं, अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफियां होती है तो इन्हीं अदालतों में के जरिए होती है। और ये भारत का एक अलमिया भी है कि एक तरफ हमें एतमाद भी कायम रखना है आइन पे, अदालत पे, और दूसरी तरफ जो हमें रवैया मिल रहा है वो नाइंसाफी का नतीजा मिलता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमें भारत के अदालती निजाम पे उम्मीद रखना भी है, और उसको मजबूत करने के लिए हमें कोशिश करते रहना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के लिए अपना कीमती वक्त दिया, और फिर हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते किसी अगले मौजू पे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।